75 जिले, 18 मंडल, पॉपुलेशन के मामले में 21 करोड़ से ज़्यादा और लोकसभा की सीट 80 और देश के इस राज्य पर राज करते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका उत्तर प्रदेश की सरकार में इस समय सिक्का चल रहा है। और यह वही राज्य है जिसकी बदौलत बड़ी से बड़ी सत्ता पलट जाती है और हारती हुई पार्टी में यह राज्य जान भरने का दम रखता है। इसीलिए सही कहते हैं कि दिल्ली में भले ही सरकार बैठती है, लेकिन सरकार कौन सी बैठेगी यह उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार की गति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है, जिस वजह से इस राज्य की इम्पोर्टेंस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे योगी जी का उत्तर प्रदेश मोदी जी की बीजेपी की सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिसके बिना बीजेपी का वजूद काफ़ी हल्का हो सकता है। 2019 की ही तरह 2024 में भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुआ और हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन के इस त्यौहार में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं तो बहुमत नहीं, और यह भाजपा के साथ इस इलेक्शन में साबित भी हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में हुआ है और इसकी कई अलग अलग वजहें भी रही है, जिसकी चर्चा पार्टी आने वाले समय में ज़रूर करेगी। उत्तर प्रदेश में जहां सीटें बढ़ने चाहिए थी, उसके बजाय सीटें गिरती हुई नजर आई। बहुमत तो दूर की बात है, पार्टी तो अपनी पुरानी सीटें भी बचा नहीं पाई। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया और ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए बीजेपी से उत्तर प्रदेश को छीन लिया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका मिला और इसका बड़ा रीज़न था वह यह कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में बीजेपी ने बहुत बड़ी गलतियां की। जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने इतना दम भरा और जनवरी के महीने में जहां उन्होंने राम के नाम का ज़बरदस्त प्रचार किया, भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। वहां से 3 बार की सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करीब 55,000 वोटों से हरा दिया। अब यह सपा की समझदारी और बीजेपी की नादानी नहीं तो और क्या है। अवधेश प्रसाद दलित हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें फैजाबाद सामान्य सीट पर टिकट दिया था। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, तो सभी सीट्स पर बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा था और इसके बाद एग्जिट पोल्स पर भी 70 सीट दिखाई जा रही थी। लेकिन जो भी हुआ उसने न सिर्फ मोदी को बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी बड़े झटके दिए हैं और दिखाया है कि लोग हर बार सिर्फ एक ही चीज़ के दम पर आपको सरकार नहीं बनाने देंगे। मंगलवार को जब काउंटिंग शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तेवर में दिखा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो बीजेपी की दिली हसरत तो यही थी कि वह उत्तर प्रदेश से अधिकतम सीटें जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए इस इलेक्शन में चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि भाजपा ने कैंडिडेट के सिलेक्शन में काफ़ी गलतियां की है और इसका हश्र यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया। 2024 के इलेक्शन महाकुंभ में बीजेपी प्रदेश में महज 33 सीटें ही जीत पाई और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटों पर आरएलडी जीती, हालांकि वह एनडीए का ही हिस्सा है, मतलब एनडीए को 35 सीट मिली। इसी का नतीजा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी वह करने से चूक गई जिसकी तैयारी वह पिछले कई सालों से कर रही थी। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन इस बार 240 सीटों पर ही सिमट गई। पिछले लोकसभा में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर। समाजवादी पार्टी ने 62 में से 37 सीटें जीती और कांग्रेस को 17 में से 6 पर जीत मिली। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ, पर पिछली बार से तो इसे बेहतर ही मान सकते हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल सेना को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। स्मृति ईरानी अमेठी में करीब 1,67,000 मतों से हार गई। गांधी नेहरू परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा के सामने
स्मृति ईरानी इस बार टिक नहीं पाई और इस हार को खुद स्मृति ईरानी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। चलिए अब उन पॉइंट्स पर भी ध्यान दे लेते हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने अपनी साख खोई है। लोकल लोगों के गुस्से और उनकी मांगों को साइडलाइन करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो वोटर्स को शायद पसंद नहीं आए। इसीलिए बहुत सारे वोट जो भाजपा के खाते में आ रहे थे उन्होंने नाराज़गी में सपा और कांग्रेस को एक बेहतर ऑप्शन समझा। गलत कैंडिडेट सिलेक्शन आम जनता को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया। नतीजा भाजपा को मिलने वाले वोट परसेंटेज में भी भारी गिरावट देखी गई। 2019 में भाजपा को तकरीबन 50% मत मिले थे, वहीं इस बार 42% वोट मिले हैं, यानी कि मत प्रतिशत में लगभग 8% की गिरावट आई है। वहीं दूसरा पॉइंट यह था कि सपा ने उत्तर प्रदेश के सोशल एस्टेट को देखते हुए अपने सारे कैंडिडेट्स को ग्राउंड पर उतारा। सपा पर हमेशा से यह आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट देने में वरीयता देते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने काफ़ी अवेयर रहते हुए जातिगत समीकरणों को देखते हुए कैंडिडेट्स को मौका दिया। यही वजह है कि उनके कैंडिडेट जमीन पर भाजपा को टक्कर देते हुए नजर आए। मेरठ, घोसी, मिर्ज़ापुर जैसी सीटें इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। संविधान बदलने जैसी बातें भारी पड़ी। देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, भाजपा के कुछ नेता दावा करने लगे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, जिसके बाद कांग्रेस और सपा ने इस चीज़ को आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया कि बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटें इसलिए चाहती है ताकि वह संविधान बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। दलितों और ओबीसी के बीच यह बातें काफ़ी तेज़ी से फैल गई। इसके बाद जो नतीजा आया वो अब आप सबके सामने है। इसके बाद देखा जाए तो प्रॉब्लम्स यूथ को लेकर भी थी। वह सबसे बड़ी थी नौकरी और पेपर लीक। भाजपा सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वह नौकरी नहीं दे पा रही है। पिछले 6 सालों में जिस चीज़ के लिए प्रदेश के युवाओं ने योगी जी को चुना था, वो पेपर लीक और नौकरी नहीं मिलने के कारण, इन चीज़ों में भी कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं दिया। इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। जिस चीज़ के लिए प्रदेश के युवाओं ने योगी जी को चुना था वो पेपर लीक और नौकरी, लेकिन इन चीज़ों में भी कोई भी बड़ा फर्क नहीं दिखाई दिया। इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे युवा वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र निकल रही है, वह परीक्षा दे नहीं पा रहे हैं। युवाओं में यह एक बड़ा मुद्दा था। इसी वजह से ज़मीन पर भारी संख्या में युवा भाजपा से काफ़ी नाराज़ दिखे। मतों में भी बात झलक आई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। युवाओं में अग्निवीर को लेकर नाराज़गी कई बार सड़कों पर भी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, मायावती के कैंडिडेट ने भी बिगाड़ा हाल। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। भाजपा को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में बसपा के कैंडिडेट्स ने भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी और घोसी लोकसभा सीटों पर इसी वजह से मुकाबला रोचक हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा फेरबदल दिखाई दिया बीजेपी के बड़े नामों में। शुमार स्मृति ईरानी। 2019 में बीजेपी ने राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हरवा दिया था, तो लोगों तक यह मैसेज पहुंचा था कि नेहरू गांधी परिवार के वारिस को बीजेपी की एक आम नेता ने उनके गढ़ में जाकर हरा दिया। उस गढ़ में जिसमें वह आंखें बंद करके भी खड़े होकर जीत जाते थे। स्मृति ईरानी के खिलाफ इस बार राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को उतार कर जीत हासिल कर ली। शुरुआती रुझान में तो पीएम मोदी भी बनारस में पीछे चल रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार मोदी लगभग 5 लाख वोट से ही जीत पाए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बनारस से करीब 4,80,000 वोट से जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी को 63% वोट मिला था, जबकि इस बार 54% ही वोट मिले हैं। 2014 की बात करें तो मोदी को बनारस में कुल 5,80,012 वोट मिले थे, जो बनारस में कुल मतदान का 56% ही है। वहीं अरविंद केजरीवाल को 99,238 वोट मिले थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी की जीत का अंतर आधे से भी कम हो गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट शरद प्रधान का कहना है कि उन्हें भी लग रहा था कि बीजेपी को 50 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 33 सीटों पर सिमटना बताता है कि
पीएम मोदी और अमित शाह के घमंड को लोगों ने नकार दिया है। दलितों, पिछड़ी जातियों और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले आम लोगों को अपोजिशन पार्टियां समझाने में कामयाब रहेगी। मोदी और मजबूत हुए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। दलितों ने भी मायावती को छोड़कर इंडिया गठबंधन को इसीलिए वोट किया क्योंकि दलितों में यह संदेश बहुत गहराई से गया था कि बीजेपी रही तो आरक्षण को कमज़ोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि मायावती जिस जाटव जाति से ताल्लुक़ रखती है उस जाति को लोगों ने भी इंडिया गठबंधन को ही वोट किया। योगी पर क्या पड़ेगा असर? देखिए, एनालिस्ट का यह भी कहना है कि यूपी में बीजेपी के 33 सीटों पर सिमट का असर योगी पर अब साफ दिखाई देगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो इस हार का ठीकरा योगी पर फोड़ सकते हैं और इन्हें सीएम की कुर्सी से हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी यूपी में जिस शिखर तक पहुंच गए थे वहां से अब उनके उतरने की शुरुआत शायद हो चुकी है और इस बात का फ़ायदा दूसरी पार्टी हाथ से जाने नहीं देगी क्योंकि योगी को भी लगता था कि यूपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और हिंदुओं के सामने कोई टिकेगा नहीं, लेकिन चुनावी नतीजों ने इसे भी गलत साबित कर दिया। भारत के लोग डिक्टेटर पसंद नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी की हार तो सीधे सीधे मोदी की हार है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बिल्कुल मोदी की शैली में ही हराया है। राहुल की यह अच्छी पॉलिटिक्स थी कि स्मृति ईरानी को हराए, लेकिन किसी ऐसे छोटे कार्यकर्ता से इस बात का अंदाज़ा खुद स्मृति ईरानी को भी नहीं था। शायद अखिलेश ने दिखाई समझदारी। अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में गैर यादव जातियों का खास ख्याल रखा था। मुस्लिम और यादव समाज पार्टी के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार 62 में केवल 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे और वो भी सब उन्हीं के परिवार के थे। समाजवादी पार्टी तब 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 10 यादव प्रत्याशी उतारे थे। 2014 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें कुल 12 यादव उम्मीदवार थे और 4 मुलायम परिवार से ही थे। इस बात की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट का बंटवारा इतने ऑर्गेनाइज तरीके से किया कि बीजेपी इस जाल में फंस कर रह गई। अयोध्या में किसी दलित को टिकट देना बहुत समझदारी भरा फैसला था। अवधेश प्रसाद पुराने सपई हैं और उधर बलिया में सनातन पांडे को टिकट देना भी समझदारी भरा फैसला ही था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे जिसमें सारी जातियां शामिल थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मुसलमान किया। बीजेपी ने बहुत ख़राब तरीके से टिकट बंटवारा भी किया था। कौशाम्बी में राजा भैया ने कहा था कि एक टिकट उनके आदमी को दिया जाए, लेकिन अमित शाह नहीं माने। इलाहाबाद में भी नीरज त्रिपाठी को टिकट दे दिया और उन्हें हार मिली। अमित शाह दिल्ली से बैठकर टिकट बांट रहे थे और योगी को उन्होंने इसमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया और ना ही उनसे किसी तरह की सलाह ली गई। योगी के कहने पर टिकट नहीं मिला था, लेकिन उन पर ठीकरा फोड़ा जरूर जा सकता है। योगी की कमी यह है कि वह डिस्कनेक्ट हैं और अपनी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते और पॉलिटिकल वर्कर से उनका उतना खास कांटेक्ट भी नहीं रहता है। योगी जी गुजरात मॉडल से सरकार चलाना चाहते हैं। नौकरशाहों के दम पर सरकार चला रहे हैं। उन्हें जनता और पार्टी कार्यकर्ता से ज़्यादा पुलिस पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की गई तैयारियों पर पानी फेर सकता है। इसके साथ ही जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियां सिमट रही थी तब अखिलेश यादव मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस भी मजबूती से उभरी है। खैर, अब देखना यह है कि बीजेपी क्या आने वाले समय में वापसी कर पाएगी या उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अखिलेश का गढ़ बन जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।